नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री वन लाइनर सीरीज के अंदर, जिसमें 100 वन लाइनर्स हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सवाल देखिए, व्हेन टू कार्बन एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स देन दे फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जब दो कार्बन एटम्स जो हैं, इन दोनों के बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग हो रही है। आपको यहाँ से ध्यान से जो देखना है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, मतलब कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमें पता है कि दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? डबल बॉन्ड का। अगला सवाल देखिए, एल्कीन्स जो होते हैं किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? एल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके अंदर आइदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो दोनों ही आपके इंक्लूड किए जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। और डबल बॉन्डेड जो इनमें से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको एल्कीन्स के नाम से जाना जाता है, और जो ट्रिपल बॉन्डेड हैं उनको हम बोलते हैं एल्काइंस। ओके, यानी कि यहाँ पे सफिक्स जो आएगा वो आएगा YNE। तो आपके लिए आपको एल्कीन के बारे में पूछा जाए या एल्काइन के बारे में पूछा जाए, दोनों के लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा कि दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। और जो एल्केन्स होते हैं ANE जिनका सफिक्स होता है, जैसे कि आपका मीथेन है, ब्यूटेन है, ये सब कैसे होते हैं? आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिजिकल स्टेट आपको बतानी है पहली 4 जो एल्केन्स हैं उनकी। तो देखिए, ये एक चीज कॉमन है, चाहे आपको एल्केन बोला जाए, एल्कीन बोला जाए या एल्काइन बोला जाए। इनिशियल मेंबर्स जो हैं इनके, वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत जो ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले या जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। और इंटरमीडिएट जितने भी इनके एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स या एल्काइंस, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो सीक्वेंस इज गैस देन लिक्विड एंड देन सॉलिड विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो इनिशियल 4 एल्केन्स जो हैं, जैसे कि आपका मिथेन है, आपका इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ये कैसे होते हैं? ये गैसेस होती हैं। ओके, ब्रोमीन का कलर आपको बताना है। ब्रोमीन जो है एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ब्रोमीन भी, ऑल रेडिश ब्राउन उसका कलर होता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन और हेलाइड दोनों का लॉस अगर कहीं से होता है तो इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं? हम इसे बोलते हैं डी। जो केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस के नेम हैं, इनमें डी जहां पर भी आ जाता है उसका मतलब है उसके आगे आने वाली जो चीजें हैं उनका रिमूवल हुआ है, जिस रिएक्शन की बात करी गई है उसके अंदर। तो यहाँ पे 2 चीज रिमूव हो रही है, पहला हाइड्रोजन है और दूसरा एक हेलोजन है। तो जो यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे वो होगा डी हाइड्रो। हाइड्रो जो हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, और हेलोजिनेशन यानी एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन एटम दोनों का रिमूवल हुआ है। तो रिएक्शन का नाम क्या हो गया? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। आपको एक कॉमन नेम दिया हुआ है एसिटिलीन, इसको आपको बताना है और किस नाम से जाना जाता है। तो कोई कॉमन नेम है तो हम उसके लिए IUPAC नेम बता सकते हैं किस नाम से जाना जाता है। तो इस जो एसिटिलीन है उसको इथाइन के नाम से भी जाना जाता है। इथाइन क्या होता है? आपका 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, YNE। देखिए यहाँ पे सफिक्स दिया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलता है कि इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन एटम्स के बीच में? वो पता चलेगा आपको इस सफिक्स से। क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको पूछा है कि क्लोरोफॉर्म का दूसरा नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपली यहाँ से आपको इसका स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा क्या है। मीथेन सिंपली एक कार्बन के अंदर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, जिसमें से आपको बताया हुआ है कि 3 जो वैलेंसीज है वो कंप्लीट हो रही है क्लोरीन के द्वारा। देखिए आप स्टार्टिंग में ही बोला है आपको ट्राइक्लोरो, तो लास्ट वाली जिस वैलेंसी के बारे में और कोई आपके पास प्रेजेंट नहीं है एलिमेंट, तो हम वहां पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CHCl3। ठीक है, कॉमन नेम है इसका क्लोरोफॉर्म, और IUPAC में हम इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है आपको इथेन का। तो इथेन में देखिए केमिस्ट्री के अंदर एथ वर्ड जहाँ पे यूज होता है, एथ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जब 2 कार्बन एटम्स होते हैं उसके लिए। उसके बाद में दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे इसके सफिक्स के बारे में, जो कि है एन, यानी कि यहाँ पे जो दोनों कार्बन एटम्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम 2 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इतना हमें पता चल चुका है। और यहाँ पे किसी और एडिशनल एटम की या फिर ग्रुप की बात नहीं करी गई है, जिसका ये मतलब है कि कार्बन की जो भी रिमेनिंग वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो रही हैं। तो एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी इसको 4 बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं। तो कार्बन का एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बना हुआ है, तो दोनों कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन।
जो फॉर्मूला फाइनली यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, C2H6। तो ये फॉर्मूला किसका है, इथेन का, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहले आपको देखना होगा कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे पूछा गया है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, इथेन एथ जो वर्ड है वो यूज होता है 2 कार्बन एटम्स के लिए, प्रॉप यूज होता है 3 के लिए, ब्यूट होता है 4 के लिए, पेंट होता है 5 के लिए, हेक्स होता है 6 के लिए। इसी तरह से नंबर इंक्रीज होते रहेंगे, 6 तक काफी है, याद रखना। उसके बाद हम देखेंगे उसके अंदर बॉन्ड किस तरह का है, वो एक एन है, एल्केन है या एल्काइन है। ओके, एल्केन है तो हम सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, एल्कीन है यानी कि कोई ऐसा कार्बन है वहां पे जिसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से आगे हम चलते रहेंगे। इस तरह से हम किसी भी IUPAC नेम को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। सिंपल है। अगला देखिए, एथाइलिन ग्लाइकोल। जो एथाइलिन ग्लाइकोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि इसको एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स के अंदर। तो देखिए, ऐसे जो व्हीकल्स हैं, ऐसे जो ऑटोमोबाइल्स हैं जो इस तरह के एरियाज में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंटली या तो बहुत ज़्यादा कम है, या फिर अगर कहीं पे अगर 0 से भी कम है, तो वहाँ पे जो भी आप फ्यूल यूज़ करते हो किसी भी व्हीकल के अंदर, तो उसकी भी एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो भी इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है इतने कम टेम्परेचर के अंदर, और हो सकता है कि वो फ्रीज भी हो जाए। तो उसको फ्रीजिंग से प्रिवेंट करने के लिए, उसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए हम जिसको यूज़ करते हैं दैट इज एथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, अगला सवाल है, द टर्म यूज फॉर द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। किसी भी सब्सटेंस की या तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, या तो ऑक्सीजन बोल सकते हैं हम या फिर एयर बोल सकते हैं, और इस वजह से क्या होगा, बहुत जल्दी हीट रिलीज होगी वहां से और फ्लेम्स अपीयर होंगी। यानी बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन की बात जिसकी करी जा रही है वो एक जलने की रिएक्शन, और इस रिएक्शन को अलग से नाम दिया गया, इसको हम बर्निंग नहीं बुलाते केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इसके लिए जो अलग से टर्म यूज करी गई है दैट इज कंबशन। किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन है जहाँ पे वो हीट रिलीज हो रही है, फ्लेम्स अपीयर हो रहे हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंबशन बोलेंगे। एल्केन्स जो होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एल्केन्स के अंदर हर कार्बन एटम कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड्स। ये एल्केन्स में ही नहीं, भले ही वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, हमेशा जो कार्बन एटम है वो 4 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड फॉर्म करने के बाद में ही उसको एक इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ओके, क्लोरोफॉर्म जो है जिसका केमिकल फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, बच्चों CHCl3 किस तरह से यूज किया जाता है, ये एज एन एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है। पहले काफी ज्यादा यूज में लिया जाता था एनेस्थेटिक के फॉर्म में, बट क्वेश्चन अभी भी इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट इज हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट। क्लोरीन की रिएक्शन किस तरह की होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन के बारे में हमें पता है। देखिए कि फ्लोरीन जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन तो एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है। क्लोरीन की अगर बात करो तो डार्क अगर कंडीशंस है आपके पास में, डार्क कंडीशंस के अंदर थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है क्लोरीन, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो काफ़ी रैपिडली रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो रिएक्टिविटी है हेलोजन्स की वो इसी तरह से चलती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ओके, तो फ्लोरीन क्योंकि हमने बोला मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इंटेंसली रिएक्ट करता है, तो उसके बाद में हम यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं इनकी रिएक्शंस। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग रिएक्शन चाहिए तो हम स्ट्रॉन्ग सनलाइट में करवाएंगे, और स्लो रिएक्शन के लिए डार्क मीडियम ठीक रहेगा। कलर ऑफ फ्लेम आपको बताना है, कौन से कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है जब ज्यादातर एल्केन्स बर्न करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लेम प्रोड्यूस होगा वो किस तरह का होगा, ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। एल्काइंस की जो रिएक्शन है किस तरह की होती है, एल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पे सफिक्स है वो क्या है, YNE। तो एल्काइंस के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी टाइप होती है, एल्काइंस की रिएक्शन जो है वो होती है एडिशन रिएक्शन टाइप की। ओके, कंप्लीट कंबशन ऑफ एल्केन से आपको क्या मिलेगा, तो कंबशन की बात करी गई है। एल्केन आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आपके बने हुए होते हैं यूजुअली कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन का जब भी कंबशन होता है, अगर कंप्लीट कंबशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो आपको क्वेश्चन में देखना है आपको क्या पूछा है। कंप्लीट कंबशन अगर पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मतलब यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल नहीं आएगा। और उसके एडिशनल किन चीज का फॉर्मेशन होता है, हमने बताया था कि कंबशन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं, तो हीट प्रोड्यूस होगी और एडिशनली यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वाटर का। ओके, अगर यहीं पे इनकम्प्लीट कंबशन होता तो बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा। बट कोई भी सिचुएशन जो है वो नेचुरली ऐसी नहीं हो सकती है पॉसिबल, यहाँ पे या तो आप कहोगे कंप्लीट कंबशन हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रहा है।
तो नॉर्मल जो अपनी रिएक्शंस होती हैं जैसे एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हर तरह की चीज का फॉर्मेशन होता है दोनों, क्योंकि कुछ कंबशन जो है वो कंप्लीट होता है और कुछ जो है वो पार्शियल होता है। इनकम्प्लीट कंबशन आपको मीथेन का पूछा है। देखिए मीथेन अगेन एक एल्केन ही है, 1 कार्बन का CH4। मीथेन के अंदर देखिए इनकम्प्लीट यूज करते ही हमने क्या बोला, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा और उसके अलावा कार्बन एंड वाटर। ओके, सिंपलेस्ट एल्केन आपको बताना है। सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होगा, 1 कार्बन का होगा, मीथेन CH4 सिंपलेस्ट एल्केन हो गया। इसी तरह मैं आपको पूछूं, आपको सिंपलेस्ट एल्कीन बताना है, तो सिंपलेस्ट एल्कीन अगर बताना है तो डबल बॉन्ड चाहिए, और डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। ओके, सो इस तरह से, और सेम आपका हो जाएगा एल्काइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट्स होगी, और बाकी वैलेंसीज आप इनकी कंप्लीट कर दीजिए हाइड्रोजन अटैच करके। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपलेस्ट एल्काइन, और ये जो है इथीन, ये आपकी हो गई सिंपलेस्ट एल्कीन। ओके, लॉस ऑफ वाटर, किसी रिएक्शन में अगर वाटर का लॉस हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन, हाइड्रो के लिए हमने वाटर के लिए यूज किया है, निर्जलीकरण। ईच हाइड्रोजन बॉन्ड इन एन एल्केन, हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा। तो ये देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास में है। हाइड्रोजन किसी के भी साथ में अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, कोई भी यहाँ पे एटम हो सकता है, तो इसके पास में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। S की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है, यानी कि उसको अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है हीलियम के जैसा, तो उसको और बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है और बॉन्ड बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, कभी भी डबल ट्रिपल बॉन्ड्स में आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ट्राइक्लोरोमीथेन, अगेन क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछा है। रूम टेम्परेचर के ऊपर ट्राइक्लोरोमीथेन लिक्विड होता है। इसको कैसे याद रखना है, जितने भी मूवीज के अंदर आपने देखा होगा, किसी को किडनैप करने से पहले हैंकरचिफ के ऊपर कुछ स्प्रे करके उसको सुंघा दिया जाता है, दैट इज यूजुअली क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म इज ओनली ट्राइक्लोरोमीथेन का ही दूसरा नाम था क्लोरोफॉर्म, जिसके लिए हमने बोला था कि उसको एनास्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है, और ये किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मिथेन जो है, मिथेन को किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है, मिथेन को डोमेस्टिक फ्यूल्स के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, ईंधन के फॉर्म में, घरेलू कामों के लिए भी यूज किया जा सकता है, वाहनों के लिए ईंधन के काम में भी यूज किया जा सकता है। यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी मिथेन को यूज किया जाता है। कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मिथेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन लूजेस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन, तो यानी कि हमें पता चला कि 2 कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। टेट्राहाइड्रोक्सी यानी कि टेट्रा का मतलब मैंने बताया था 4 होता है, और हाइड्रोक्सी जो वर्ड है वो यूज किया जाता है OH फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि दोनों जो आपके कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर 2 OH फंक्शनल ग्रुप अटैच है, दोनों के ऊपर 2-2। अब यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ से 2 मॉलिक्यूल वाटर आपको रिमूव करना है, तो देखिए H और OH, H2 बन गया यहाँ पे, एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर कार्बन की कोई वैलेंसी बाकी है तो वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएगी, हमें मालूम है, वो बार बार नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बाद में जो रिमेनिंग आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, एक हाइड्रोजन बचेगा दोनों कार्बन के ऊपर, और एक डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, और CHO जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये जो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बना है 2CHO, ये ग्लाइऑक्सिल है। तो जब एक टेट्राहाइड्रोक्सी इथेन से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल दिए जाते हैं तो फॉर्मेशन किसका होता है, ग्लाइऑक्सिल का। जब जिंक मेटल की रिएक्शन किसी भी एक्वस एसिड से कराई जाती है तो क्या चीज रिलीज होती है, यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ओके, अगला सवाल देखिए, टेट्राहेलाइड्स अंडरगो डीहेलोजिनेशन। टेट्राहेलाइड्स है कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर 4 हेलोजन एटम्स हैं, उनके ऊपर से डीहेलोजिनेशन हुआ है, यानी कि हेलोजन रिमूव हुआ है, एक एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन कब होगी, ये रिएक्शन तब होती है जब आप एल्काइंस की रिएक्शन कराते हो जिंक डस्ट के साथ में। ओके, एल्केन्स जो होते हैं, एल्केन्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में फिर से पूछा है यहाँ पे, टेट्राक्लोरोमीथेन हैज कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स इन हाई कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की बात नहीं करी जा रही, इस बार मीथेन की जो 4 हाइड्रोजन है उनको हमने रिप्लेस करके क्लोरीन अटैच कर दिया है उनकी जगह पे। और ये जो टेट्राक्लोरोमीथेन है कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके कंजम्पशन से या फिर जिनके कॉन्टैक्ट में आने से कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स बोला जाता है इनको। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन है और उसके साथ में कोई हेलाइड है HX। ओके, अब ये हेलोजन फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयरन, कुछ भी हो सकता है। एक एल्काइल हेलाइड से आपने रिमूव किया है एक हाइड्रोजन हेलाइड को, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एल्कीन्स का।
ओके यानी एक आपको फंक्शनल, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, जैसे सिंपलेस्ट एल्कीन हमने ले ली, ओके सॉरी यहाँ पे एल्कीन का तो फॉर्मेशन होगा, एल्कीन लेनी नहीं है, एल्कीन का फॉर्मेशन बाद में होगा। और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोजन भी था, ये क्लोरीन, ओके यहाँ पे भी हम क्लोरीन लगा लेते हैं। वैलेंसीज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, कंप्लीट हो गई अब 4। अब देखिए आपसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, एक आपको कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना है, दूसरे कार्बन से क्लोरीन रिमूव करना है। तो एक हाइड्रोजन, तो ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं जब ब्रेक हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है डबल बॉन्ड का। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पे होगा वो होंगी एल्कीन। किसी भी सब्सटेंस की रिएक्शन एयर के साथ में जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। एयर बोलो ऑक्सीजन बोलो सेम चीज़ है, डेफिनेशन सेम रहती है। एल्काइंस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, पोलर होते हैं या नॉन पोलर होते हैं। एल्काइंस नॉन पोलर होते हैं। ओके फिजिकल स्टेट बतानी है आपको एल्केन्स की, कंटेनिंग 5 to 17 कार्बन एटम्स। तो 4 तक हमने बोला था गैसेस है, 5 to 17 लिक्विड होंगे और 18th ऑनवर्ड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। ओके इथाइन को जो है इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस के अंदर, और ये ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस जो है यूज करी जाती है वेल्डिंग के अंदर और मेटल्स की कटिंग के अंदर। ठीक है तो कौन से आपको यहाँ पे एल्कीन नहीं एल्काइन का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, और वो एल्काइन कौन सी है, इथाइन, जो आपकी सिंपलेस्ट एल्काइन है उसको यूज किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस के अंदर। ओके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है मिथेन का। मेथ का मतलब है एक कार्बन एटम, और एन का मतलब है कोई यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से बना सकता है इजीली। तो आपको सिर्फ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, वो है 4 आपको वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। तो हमने 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिए हैं। ओके जब मिथेन की रिएक्शन आप करा रहे हो क्लोरीन के साथ में, और वो भी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो हमने बोला था डायरेक्ट सनलाइट के अंदर क्लोरीन जो है रैपिडली रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा कार्बन का हो जाएगा एक तो, और उसके साथ में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके एल्कीन की प्रेजेंस के लिए, यानी अगर आपको टेस्ट करना है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है या नहीं, तो उसके लिए आप कौन से टेस्ट को यूज कर सकते हो, बेयर्स टेस्ट को यूज कर सकते हो, या फिर बेयर्स रिएजेंट को यूज किया जा सकता है। यहाँ पे टोमेटोज का जो रेड कलर होता है वो कौन सी एल्कीन की वजह से होती है, एक एल्कीन होती है जिसका नाम है लाइकोपीन। इस लाइकोपीन की प्रेजेंस से जो टोमेटोज होते हैं उनका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। लाइकोपीन एक एल्कीन है। ओके द रिएक्शन ऑफ विच OH ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एडजेसेंट। एक कार्बन से आपको OH ग्रुप हटाना है, दूसरे से आपको हाइड्रोजन एटम हटाना है। तो फाइनली यहाँ पे रिमूवल किसका हो रहा है, H2O का हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है उसको किस नाम से जाना जाएगा, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके एल्केन्स की डेंसिटी बतानी है आपको वाटर के कंपैरिजन में। तो एल्केन्स की डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, लेस देन वाटर होती है। ओके द ऑर्डर ऑफ इथाइन, इथाइन का जो ऑर्डर है सिंपलेस्ट एल्काइन का वो गार्लिक जैसा होता है। ओके तो ये इससे पहचाना जा सकता है दैट इट इज इथाइन, तो इसलिए ऑर्डर याद रखना जरूरी है। अब देखिए आपको एल्कीन्स के मेंबर पूछा है C5 to C15, यानी कि आपको इंटरमीडिएट ग्रुप वाले मेंबर्स पूछे हैं एल्कीन्स के, तो उनकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी, क्योंकि इनिशियल कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं, इंटरमीडिएट वाले लिक्विड्स होते हैं, और लास्ट वाले कैसे होते हैं, आपके गैसेस होते हैं। तो C5 to C15 के मेंबर्स कैसे हैं, लिक्विड्स हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला देखिए, आपको बताना है कि जो रिएक्टिविटी है हेलोजेंस की उसका आपको करेक्ट ट्रेंड बताना है। तो ये तो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था कि हेलोजेंस जो है उनके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। और जो रिएक्टिविटी है उसके बाद में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि एक ग्रुप के अंदर चलेंगे पूरे हेलोजेंस में, तो रिएक्टिविटी रेगुलरली डिक्रीज हो जाएगी। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन के बाद में आपके आते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी जो क्या है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब देखिए फिर से वही सवाल आ गया, एल्केन्स 5 to 17 एटम्स वाले के स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे। ब्रोमीन की रिएक्शन कैसी होती है, ब्रोमीन को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन के लिए, और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग सनलाइट की, क्योंकि हमने क्या बोला था कि डार्क के अंदर ब्रोमीन की रिएक्शन कैसी होती है, स्लो होती है बहुत ज्यादा। ठीक है व्हेन डू एल्केन्स रेडीली रिएक्ट विद हेलोजेंस, एल्केन्स जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। तो एल्केन्स की अगर आपको हेलोजेंस के साथ में रिएक्शन करानी है तो आपको उनको स्ट्रॉन्ग सनलाइट देनी पड़ेगी ताकि वो इजीली रिएक्ट कर जाएं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजेंस की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो वो आसानी से एल्केन से रिएक्ट कर पाएंगे। ओके
कौन सा ऐसा एल्केन है जो कि फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जाता है? तो जो लाइटर एल्केन है, जैसे थोड़ी देर पहले हम मिथेन के यूजेस पढ़ रहे थे, तो उसको एक फ्यूल के फॉर्म में यूज किया जा रहा था। तो एल्केन्स में जो लाइटर ग्रुप वाले हैं उनको यूज किया जाता है फ्यूल के फॉर्म में। ब्रोमीन वाटर को जब आप किसी एल्कीन के अंदर ऐड करते हो तो क्या होता है? तो देखिए ब्रोमीन, यही टेस्ट था, ठीक है, इससे भी आप टेस्ट कर सकते हो एल्कीन की प्रेजेंस को। ब्रोमीन के बारे में हमने कैसा बताया था, इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। उसको आपने जैसे एल्कीन में डाला तो क्या होगा, कलर जो है वो गायब हो जाएगा ब्रोमीन का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन एल्कीन के साथ में रिएक्ट कर लेगा, तो जो फाइनल सोल्यूशन आपका होगा वो कलरलेस होगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपने जिस हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रोमीन डाला है उसके अंदर डबल बॉन्ड जो था प्रेजेंट था। ओके, तो कलर फाइनली कैसा हो जाएगा, कलरलेस। इथाइलिन ग्लाइकोल को हम कैसे यूज करते हैं, एंटी फ्रीज की फॉर्म में यूज करते हैं। टेट्राक्लोरोमीथेन जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी कंडीशंस कैसी होती हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन रूम टेम्परेचर के ऊपर कैसा होता है, लिक्विड होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने बात करी मिथेन के बारे में। मिथेन के बारे में हमने क्या बोला कि मिथेन जो है लोअर एल्केन है, लोअर एल्केन होने की वजह से मिथेन गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो हाइड्रोजन्स थे मिथेन के चारों, इनको रिमूव करके हमने 4 क्लोरीन एटम्स यहाँ पे लगा दिए और इसकी स्टेट कन्वर्जन अब हो गई है लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हमने मिथेन के बारे में भी आपको पूछा कि उसकी स्टेट कैसी होती है, और हमने आपको टेट्राक्लोरोमीथेन के बारे में भी पूछा। तो ये पूरा जो यहाँ पे है, ये इसका जो साथ में एडिशनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसी पे डिपेंड करता है। हमने हाइड्रोजन रिमूव किए, क्लोरीन जैसे जैसे हम ऐड करते गए वैसे वैसे रूम टेम्परेचर के ऊपर इनकी स्टेट्स का कन्वर्जन हो गया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपने ऐड किया है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपके पास में ये मल्टीपल बॉन्ड था, आपने ये बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों की वैलेंसीज हम इंडिविजुअली कंप्लीट कर देंगे एक और हाइड्रोजन से, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। ओके, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। रिमूवल होता तो हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोजनेशन। ओके, डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन, जैसा थोड़ी देर पहले हमने बोला, किसकी प्रेजेंस में हुआ था, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में। सेम डीकलराइजेशन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस में भी होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि अनसैचुरेशन अगर कहीं पे प्रेजेंट है तो उसके लिए टेस्ट का यूज किया जा सकता है ये, कि ब्रोमीन सोल्यूशन का अगर कलर डिसअपीयर हो जाता है, इसका मतलब है कि वो हाइड्रोकार्बन कैसा था, अनसैचुरेटेड था। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हमने बोला सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन क्या है, विस्फोटक रूप से अपनी रिएक्शंस करता है। एल्कीन और एल्काइन के हायर मेंबर्स जो है वो कैसे होते हैं, सॉलिड्स। सीक्वेंस हमें याद रखना है, गैस देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। ओके, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इथीन, इथीन के अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया तो क्या होगा, इथीन का डबल बॉन्ड आपने हटा दिया है। हम ये रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। देखिए ये इथीन था आपके पास में, CH2 और E, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया है, रिएक्शन का नाम बताइए क्या है, हाइड्रोजनेशन। तो आपने क्या किया है, हाइड्रोजन जब ऐड करोगे तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों के ऊपर एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएगा आकर के, ठीक है। तो अब ये जो सब्सटेंस बन गया ये इस तरह से, देखिए CH3 CH3 दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, क्या होगा, इथेन, ठीक है। तो जब भी आप इथीन मतलब जो एल्कीन और एल्काइंस हैं उनके ऊपर हाइड्रोजन का अटैचमेंट कर दोगे तो उससे क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन्स का। आपको यहाँ पे देखिए कुछ नाम दिए हुए हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये सब क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ आखिर वाले नाम, ईन आ रहा है तीनों के अंदर, ईन, ईन एंड इन, तो ये क्या है, आपकी एल्कीन्स हैं। इन सफिक्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं, आखिर में, जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है आपके पास में उस हाइड्रोकार्बन में। आइन को हम कब यूज करेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंट होता है। सफिक्स का मतलब है जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम एंड में यूज करते हैं उसे बोलते हैं सफिक्स, जो पहले यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। तो सफिक्स या फिर सिंपली ईन को कब यूज करोगे, जब उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, और आइन को कब यूज करोगे, जब उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। मेथाइल क्लोराइड की स्टेट आपको बतानी, यानी सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन को अटैच किया अभी तक, तो एक क्लोरीन को अटैच किया तो ये अभी गैस ही है। जब 4 क्लोरीन आ जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। मीथेन जो है क्लोरीन के साथ में किस तरह से रिएक्ट करता है, मीथेन क्लोरीन के साथ में सनलाइट के अंदर रिएक्ट करेगा, सनलाइट की जरूरत पड़ेगी क्लोरीन को रिएक्शन करने के लिए। अगर आपने मिथेन और क्लोरीन की रिएक्शन डायरेक्ट सनलाइट में करा दी, यहाँ पे हमने देखी क्या बोला था, डिफ्यूज सनलाइट में, यानी डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए, इनडायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में। अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन कराई क्लोरीन की मिथेन के साथ में, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सप्लोसिव हो जाएगी, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी फ्लोरीन से थोड़ी तो कम है, ठीक है। आपने उसको डायरेक्ट सनलाइट दे दी तो क्या होगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे क्लोरीन की। अगला सवाल देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, जो H2SO4 जिसको केमिकल्स का किंग बोला जाता है, ये क्या करता है, मेटल को खा जाता है।
उसको अपक्षय कर देता है। उसका फॉर्मेशन किसका होता है यहाँ पे, फिर ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर देता है और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर देता है। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बना देगा और हाइड्रोजन बना देगा। ओके, How much cooler does the air get for every 1 kilometer increase in altitude? Altitude के अंदर जैसे जैसे 1 किलोमीटर बढ़ता रहता है वैसे वैसे कितना टेम्परेचर में डिक्रीज आता है। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो ठंडा होता जाएगा जैसे जैसे, अगर अब हम ग्राउंड लेवल पे है, इससे 1 किलोमीटर हाइट के ऊपर अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो वहाँ पे और यहाँ के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आएगा वो होगा 6.5 डिग्रीज का। ओके, Which of the following is produced when electrical discharge pass through oxygen in the air? ऑक्सीजन जो है जो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट हमें मालूम है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जैसे आपकी लाइटनिंग वगैरह के टाइम पे वो अगर पास होती है ऑक्सीजन के थ्रू तो वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे फॉर्मेशन होता है ओजोन का। ओके, O3 का। तो O2 के अंदर एक नेसेंट ऑक्सीजन जब अटैच हो जाएगा तब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओजोन का सॉरी। एटमोसफेयर को कितनी लेयर्स में डिवाइड किया गया, एटमोसफेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया, वो कौन कौन सी हैं बताइए। हाउ मच हायर कैन बी द टेम्परेचर इनसाइड अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस आपने देखे होंगे नर्सरी वगैरह के अंदर भी बनाए जाते हैं एक तरह से आर्टिफिशियली, बट हमारे अर्थ के अंदर भी जो गैसेस है एटमोसफेयर में वो एक ग्रीन हाउस का काम करती हैं। तो कितना टेम्परेचर ज्यादा होता है ग्रीन हाउस अगर है तो, अगर ग्रीन हाउस का फॉर्मेशन हुआ है तो 10 to 15 डिग्री सेल्सियस का आपको चेंज देखने को मिलेगा। यानी अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर अभी के टेम्परेचर से इतना कम होता। ओके, थर्मोस्फीयर जो है देखिए एक लेयर है, जो हमने 4 लेयर बोली उनमें से थर्मोस्फीयर को 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एक एक्सोस्फीयर है और दूसरा कौन सा है, आयनोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर यहाँ पे आपको आउटर लेयर पूछा है, आउटर लेयर होती है एक्सोस्फीयर, एक्सो मतलब बाहर की तरफ। दूसरी यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो बताई है आपको लेयर वो ट्रोपोस्फीयर है। ट्रोपोस्फीयर पे आपको टेम्परेचर बताना है, ट्रोपोस्फीयर का मिनिमम टेम्परेचर जो है आपको -55 डिग्री सेल्सियस से मिलेगा। तो ये जो लेयर्स है बहुत ज्यादा किलोमीटर्स अवे हैं, तो जैसे जैसे आप चलेंगे ऊपर 6.5 का चेंज करते करते ऊपर जाते जाते आपको नेगेटिव टेम्परेचर मिलेगा। आउटर मीजोस्फीयर जो है, आउटर मीजोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होगा, अगेन दूसरी लेयर आपकी मीजोस्फीयर है, एक और थर्ड लेयर, तीन की बात हम कर चुके हैं, थर्ड -93 डिग्री सेल्सियस, और एक और कौन सी होती है आपकी, हाँ थर्मोस्फेयर की हाइट देखिए, थर्मोस्फेयर की हाइट है 80 किलोमीटर। ओके, अर्थ से अगर हम स्टार्ट करें तो अर्थ से 80 किलोमीटर जाने पे आपकी आएगी लेयर थर्मोस्फेयर। हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है एयर के अंदर, 0.25% ऑक्सीजन हाइड्रोजन का है एटमॉस्फेयर के अंदर। लेड कंपाउंड्स होते हैं, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है ब्रेन डेवलपमेंट में, और ब्रेन का डेवलपमेंट एडल्ट्स में नहीं होता है, डेवलपमेंट किसी भी चीज का है वो बच्चों में होता है, तो बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं लेड कंपाउंड्स। ओके, ओजोन जो है एक लाइट ब्लू कलर की गैस है, कलर इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है एंड ओजोन लाइट ब्लू कलर की गैस है। एक पावरफुल इरिटेंट है जो कि कुछ सिम्टम्स हैं लोगों के, जैसे अगर उनको कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उनको बढ़ा सकता है। वो पावरफुल इरिटेंट कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो कि एसिड रेन वगैरह के लिए भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय डेड प्लांट मटेरियल। कोई भी डेड प्लांट मटेरियल का जब डीके हो रहा होता है एयर की एब्सेंस में तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मीथेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि प्लांट मटेरियल के अंदर भी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो किस चीज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, मीथेन का। कौन से 2 गैसेस प्रोड्यूस होंगे जब आप एक पीस ऑफ वुड को बर्न करोगे, तो यहाँ पे देखिए दोनों तरह का कंबशन होगा, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। तो गैसेस कौन कौन से बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी। वेदर के बारे में जो भी आप जानकारी लेते हैं वो आपको कौन सी लेयर से पता चलती है, वो पता चलती है आपको ट्रोपोस्फियर के अंदर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2, उसका कलर कैसा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर का। ओके, तो ये जो कलर्ड कंपाउंड्स हैं जिनकी अलग से ऑर्डर होती है इनको हम पहचान सकते हैं इनके कलर से, इनके ऑर्डर से, दैट्स वाई जरूरी होता है इनका कलर। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन कर जाती है, और जैसा हमने बोला है किससे बनती है, इनकम्प्लीट कंबशन से। ट्रोपोस्फियर की कितनी हाइट होती है अर्थ से, 12 किलोमीटर पे आपको मिलेगा ट्रोपोस्फियर। सल्फर डाइऑक्साइड एक कलरलेस गैस है वैसे तो, बट ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट है, जैसा हमने बोला एसिड रेन में इसका रोल होता है। उसके अलावा भी ये एक इरिटेंट है जिसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो सिम्टम्स हैं उनको बढ़ा सकता है। थर्मोस्फेयर की 2 लेयर्स हमने बताई थी, एक एक्सोस्फेयर बताई है और दूसरी जो लेयर है थर्मोस्फेयर की वो कौन सी है, आयनोस्फेयर।
What is the term used for the envelope of gases and water vapor surrounding the planet Earth? अर्थ जो है, अर्थ के जस्ट सराउंडिंग में आपके जो गैसेस हैं, जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है पूरे, उस पार्ट जो है अर्थ का, उस वो कौन सी लेयर है? वो एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। ओके, वायुमंडल। ऑक्सीजन का एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो वो कौन सा होता है? ओजोन होता है। ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्लाउड्स, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कौन सी लेयर के अंदर होता है? क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ट्रोपोस्फियर लेयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फियर लेयर की हाइट आपको बतानी है कितनी होती है? 12 to 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है आपका स्ट्रेटोस्फियर लेयर। ओके, जिसके अंदर आपका ओजोन भी प्रेजेंट है। ओजोन का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही किसकी प्रेजेंस में होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में। ओके, डिस्ट्रक्शन तो हमें मालूम है, ओजोन होल का फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन जो है ओजोन का वो भी होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, वो कौन सी लेयर के अंदर होते हैं? ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। एक पॉइजनस गैस है जिससे हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, डेथ भी कॉज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक आपने इनहेल कर ली उस गैस को। वो कौन सी गैस है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा भाग जिसने घेरा हुआ है नाइट्रोजन, जितनी भी आपकी गैसेज है एटमॉस्फेयर में उनके अंदर? तो नाइट्रोजन गैस जो ऑलमोस्ट 70% प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है पूरी गैसेज के अंदर से। नेक्स्ट इज कौन से टर्म आप इस्तेमाल करते हो जब अमाउंट ऑफ ओजोन जो है वो कहीं पे रिड्यूस हो रहा है? तो उसके लिए हम बोलते हैं ओजोन होल का फॉर्मेशन, की ओजोन कहीं पे भी अगर रिड्यूस हो रही है डायमीटर के अंदर, डेप्थ के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जो टर्म है वो ओजोन होल। एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिसके अंदर जो भी वेस्ट होता है उसको हम बर्न कर देते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इंसिनरेशन। जितना भी वेस्ट है उसको सिंपली जलाना है बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर। फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी होती है? जैसे जैसे आप मूव करना शुरू करोगे अर्थ की तरफ से, अर्थ की तरफ से अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहली लेयर जो आएगी वो कौन सी होती है? दैट इज ट्रोपोस्फियर। ओके, ये लेयर थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है बट यू हैव टू रिमेंबर दीज। कौन सी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग तो कॉज कर रही है बट वो एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है बट वो एक एयर पोल्यूटेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन एक्टिविटीज में रिलीज होती है, प्लांट्स की रेस्पिरेशन एक्टिविटीज में रिलीज हो रही है। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का सोर्स आपको बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एक तो सोर्स है वो रेफ्रिजरेटर्स है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी गई है, और उसके अलावा एरोसॉल स्प्रे फोम्स जो है इनके अंदर यूज करी जाती है। ओके, कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें सबसे पहले सनलाइट आती है? यानी कि ये वो लेयर होगी जो अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होगी, जो कि है कौन सी? थर्मोस्फियर। ओके, कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें हम रहते हैं? हम ट्रोपोस्फियर के अंदर ही रह रहे हैं। ऑक्साइड्स जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का सोर्सेस क्या है? जितने भी पावर स्टेशंस हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज किया जाता है, तो फॉसिल फ्यूल को जो बर्न किया जाता है उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। जितने भी आपके व्हीकल्स हैं उनके जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के सोर्सेज आपको बताना है। इनकम्प्लीट बर्निंग वुड हमने बताया था, इनकम्प्लीट बर्निंग यानी इनकम्प्लीट कंबशन में हो सकता है। फ्यूल्स, एग्जॉस्ट फ्यूम्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल्स ही हैं। क्रिप्टॉन का कितना परसेंटेज है एयर के अंदर? क्रिप्टॉन एक नोबल गैस है, 1 पार्ट पर मिलियन कंसेंट्रेशन है क्रिप्टॉन की एयर के अंदर। कौन सी ऐसी लेयर है जो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है? मैक्सिमम जो मेटेरॉइड्स हैं उनसे हिट करने से जो प्रोटेक्ट करती है वो है मेसोस्फीयर। ओके, और सबसे ज़्यादा वेरिएबल या सबसे ज़्यादा चेंज होने वाली कंडीशंस कौन से लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है? ये होती है आपकी ट्रोपोस्फियर लेयर जो है उसके अंदर, जिसमें हम रहते हैं। ओके, तो ये आपके आज के 100 वन लाइनर्स थे। आज के लिए यही है, कल मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।